हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में सभी टीचर्स आजकल वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो में क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हो। जिस टीचर को क्लास में अपने नॉर्मल मूवमेंट में या नॉर्मल मूड में पढ़ा सकता है, उतना नॉर्मल मूवमेंट जो इस वीडियो में हो नहीं पाता है। लेकिन कोशिश ये है कि आपको जब आप वीडियो देखें तो आपके दिमाग में जो प्रश्न उठे हैं उस प्रश्न का समाधान इसमें हो सके। और इन सब चीज़ों को सोचने में अपने ही ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर महसूस हो रहा है, और उसके चलते जो है वीडियो में डिले भी हो रहा है। और प्लस जो है थोड़ा सा वीडियो भी जितना बेहतर बनना चाहिए, अभी तक का कोई वीडियो जो है हमारे जो है अनुसार, या हमको खुद को अच्छा लगे, या इतना मतलब और भी तरह से अच्छा कहा जा सके, ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश है कि आपको एक अच्छा वीडियो मिले और उसमें आप वीडियो देखने के बाद संतुष्ट हो सकें कि आपको जो दिया जा रहा है उससे आप पूरी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी करना पड़ेगा, कैमरा मोबाइल के सामने जाके स्टैचू रूप में सब चीज़ों को बोलना पड़ेगा। क्लास की पढ़ाई जो एंजॉय करके होती है, थोड़ा सा आनंद आता है, थोड़ा सा उसमें चुटकुला होते हैं, ये है वो है, आनंद आता है। इसमें अब अकेले बैठ के थोड़ा सा मतलब हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मजबूरी हमारी भी और आपकी भी। इसलिए हम लोग अपने काम को जारी रखें, काम होना चाहिए। परेशानी हो रही है, ठीक है, हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं, सारे टीचर्स मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इस समय उम्र के इस समय आके वीडियो बना रहा है, वाह क्या बात। तो इस वीडियो के लिए जो भी अगर इसमें कोई कमी आ रही है, थोड़ा सा कोशिश आप भी करिए, क्योंकि हम लोग तो बड़े तकलीफ में इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों को मतलब वास्तव में इतना प्रेशर महसूस हो रहा है कि 10 क्लास पढ़ाना और उसके बराबर हो जाएगा एक वीडियो बनाना। एनीवे, हम लोग पिछले टॉपिक में जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद है मोमेंट आने करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। आघूर्ण इसके पहले भी आपको समझाया गया था कि अगर कोई बल इस प्रकार से है कि वह बल या बल युग्म किसी वस्तु पे लग रहे हैं और इस प्रकार से लग रहे हैं कि उस वस्तु में रेखीय विस्थापन के बजाय उसमें जो है घूर्णन गति उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे बल को हम लोग बल के जगह पे बल युग्म या बल युग्म या बल, और उससे जो वो टार्क उत्पन्न होता है, घूर्णन उत्पन्न होता है, उसके माप को हम लोग बल का आघूर्ण कहते हैं। बल के आघूर्ण का सूत्र भी आपको बताया गया था, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, जहाँ डी जो है बल के घूर्णन अक्ष और बल के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होती है, ये बताया गया। यानी कि हम लोग किसी तरीके से बल और दूरी प्राप्त कर लें तो इस स्थिति में हम लोग बल आघूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तो एक धारावाही चालक जब चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो निश्चित है कि धारावाही चालक है, चाहे वो लूप की स्थिति में हो, चाहे एक सीधा चालक के रूप में हो, उस पर बल लगेगा, लारेंज बल लगेगा। तो लारेंज बल को यहाँ पे कैसे करेंगे लोग, तो यहाँ समझिए कि हम लोगों के पास एक लूप है, लूप का नाम रख दिया जाए PQRS। एक लूप है जिसकी लंबाई PQ है, PQ और RS आपस में बराबर होंगे और बराबर होंगे, इसको L मान लिया जाए। फिर इसकी जो दूसरी भुजा है PS, ये आयताकार लूप लिया गया अभी, PS और QR आपस में बराबर होंगे, आयताकार लूप होगा, तो इसकी लंबाई मान लें B है। तो यहाँ पे ये B होगा और ये B होगा, और ये जो लूप है ये आयताकार है, और आयताकार लूप जो इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए ऐसे ही रखा हुआ है, लंबवत ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, लूप को चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और लूप को ऐसे रखा गया है। लूप को ऐसे रखा गया है, तो अगर ऐसे ही रखा गया है तो लूप के जो PQ और RS भाग होंगे ये इस स्थिति में होंगे, PQ इधर होगा, RS यहाँ होगा, तो PQ पे बल लगेगा, RS पे बल लगेगा। अब इस PQ RS भुजाओं पे बल तो चारों भुजाओं पे लगेंगे, चारों भुजाओं पे जो बल लगेंगे उसके विषय में बातें होंगी, लेकिन अब हम लोग बल को एक एक भुजा के बल को ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए PQ पे बल की दिशा किधर होगी, तो PQ पे बल की दिशा निकालने के लिए, लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको 2 नियम बताए गए हैं इसके पहले वाले वीडियो में।
एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम FBI, बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। धारा की दिशा जो ऊपर है ये धारा होता है, और चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा। इस PQ भुजा में देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई और धारा की दिशा ये हो गई। तो लगने वाले बल की दिशा अंगूठा बताएगा, अंगूठे के दिशा में बल लगेगा, यानी इस PQ भुजा पे जो बल लगेगा इस तल के लंबवत अंदर की ओर लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पे इस RS भुजा पे बल, तो RS भुजा के लिए धारा नीचे है और चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा में, मतलब धारा नीचे और चुंबकीय क्षेत्र। तो बल, तो चालक के जो RS भुजा है इस भुजा पे बल इस अंगूठे की दिशा में लगेगा, यानी कि इस पे बल जो लगेगा वो F1 अगर मान लिया जाए तो वो बल की दिशा जो इधर होगी। अब चूंकि ये दोनों चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे और ये दोनों चालक जो ऐसे स्थित है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण जो है 90 अंश का है। तो यहाँ पे जो बल होगा ये इस पे बल F1 मान लें, इस पे बल F2 मान लें, तो ये दोनों F1 और F2 आपस में बराबर होंगे। इनका मान कितना होगा, इनका मान होगा I, इसमें बहने वाली धारा को I मान लिया जाए तो IB और L जो है इस भुजा की लंबाई, और वो है sin 90। sin 90 इसलिए कि इस चालक, इस जो PQRS चालक ले रहा है लोग, इस चालक की भुजा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण 90 अंश का है। और यहाँ से हो जाएगा F1 = F2 = IBL। ये दोनों भुजाओं पर लगने वाले बल आपस में बराबर होंगे। दूसरी बात ये विपरीत भी है, बराबर भी है विपरीत भी है। तो एक भुजा यहाँ पे, एक भुजा यहाँ पे, इस पे बल इस दिशा में लग रहा है, इस पे बल इस दिशा में लग रहा है, इनकी क्रिया रेखाएं भी भिन्न भिन्न है। तो ये दोनों बल मिलकर बलयुग्म बना देते हैं। अब बलयुग्म बनाते हैं तो इस कुंडली को इस दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, घुमाने का प्रयत्न करते हैं, और इस प्रकार ये बलयुग्म का निर्माण कर रहा है। तो F1 F2 से बलयुग्म का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे दो और बल लगेंगे, एक बल लगेगा QR पे, एक बल लगेगा PS पे। तो जिस समय PQRS ऐसे लिया गया है और इस भुजा PQ पे इधर बल लग रहा है, इस भुजा RS पे इधर बल लग रहा है, तो नीचे वाली भुजा PS और ऊपर वाली भुजा QR, ये दोनों, तो इस भुजा पे भी बल लगेगा, इस पे बल लगेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो इस पे बल ऊपर की ओर लगेगा, इसमें बल नीचे। तो इसमें जो ऊपर F3 और नीचे F4 लगेगा, ये दोनों बल विपरीत तो होंगे, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा जो है एक होगी, और क्रिया रेखा एक होने के कारण ये दोनों बल जो है मिलकर बलयुग्म का निर्माण नहीं करेंगे, अर्थात ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो पूरे लूप की जो 4 भुजाएं हैं, इन 4 भुजाओं में से 2 भुजाओं पर लगने वाले बल F3 और F4 पहले आपस में निरस्त हो गए, तो बचे हुए बल हो गए F1 और F2। अब ये F1 और F2 जो है इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश घुमाने का, चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश करने का प्रयत्न करेंगे, और इसको कुंडली को एक दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में से घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो हमको टॉर्क चाहिए, तो F3 F4 निरस्त हो चुके हैं, F1 F2 मिलकर बलयुग्म बना दिए। तो अब इन दोनों बलों के बीच का दूरी कितना लिया जाए। जैसे इसकी क्रिया रेखा इस पूरे भुजा पे बल लगेगा, तो इस बल को किसी एक बिंदु से लिया जा सकता है, और उस स्थिति में अगर इसको देखा जाएगा तो इसके बीच की लंबवत दूरी हम लोगों को चाहिए। लंबवत दूरी के लिए तो ये दूरी है B, और ये अगर थीटा मान लिया जाए तो यह कोण जो है इस कुंडली के अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वही कोण जो इसके बराबर होगा। इसको ज्योमेट्री से लिया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसकी लंबाई है B, ये है थीटा, तो इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी कि इन दोनों बलों के बीच की दूरी हो जाएगी B sin थीटा। ठीक है, तो इस दो बलयुग्म, ये बलयुग्म F1 F2 बलयुग्म, आप इसको साफ साफ लिखेंगे कि ये F1 F2 क्यों बलयुग्म होंगे और F3 F4 कैसे और क्यों निरस्त होंगे। और फिर F1 F2 जब बलयुग्म होंगे तो इस कुंडली को घुमाएंगे, और कुंडली को घुमाने के लिए कितना टॉर्क उत्पन्न करेंगे, कितना आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, तो उस आघूर्ण के मान के लिए चाहिए हम लोगों को बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण अगर निकालने जाएंगे तो इसका सीधे मान होता है बल आघूर्ण दूरी। दूरी मतलब दोनों बलों के बीच की दूरी, या घूर्णक से एक बल है तो एक बल के घूर्णक से लिया जाता है, 2 बल हैं बलयुग्म है तो दोनों बलों के बीच की दूरी मतलब लंबवत दूरी। लंबवत दूरी मतलब यहाँ पे B sin थीटा निकल रहा है, तो बल युग्म आघूर्ण का मान हो जाएगा F, मतलब F1 F2 में से कोई एक बल लेते हैं, F1 या F2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे B sin थीटा। अब F1 का मान है IBL, ये B चुंबकीय क्षेत्र है, और यह B जो है इस लूप की चौड़ाई थी,
तो बी साइन थीटा। और ये थीटा जो है, ये थीटा जो है इस लूप और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का बना कोण है, वही कोण जो यहाँ पे लाया गया है, तो बी साइन थीटा। अब इस लूप की लंबाई है एल और चौड़ाई है बी। लूप को आयताकार लिया गया था, तो एल गुणे बी करेंगे तो इस लूप का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस एल इंटू बी को एक साथ कर देंगे, ये हो जाएगा आई बी ए साइन थीटा। आई बी ए साइन थीटा जो है इस लूप पर लगने वाला कुल बल आघूर्ण होगा। और यहाँ पे जहाँ ए का मान जो है क्या है, ए का मान जो है इस एल इंटू बी के बराबर है। तो ये अगर आयताकार लूप लिया गया है तो इस आयताकार लूप के लिए जाने के कारण इस लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण की मात्रा जो होगी, वैल्यू जो आंकिक मान जो होगा आई बी ए साइन थीटा है। जहाँ आई जो लूप में बहने वाली धारा है, बी जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ए जो है इस लूप का क्षेत्रफल है, और साइन थीटा जो है लूप के अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है। अब अगर कोई आप व्यवस्था मैकेनिकल रूप में ये व्यवस्था कर सकें कि थीटा का मान हर स्थिति में, इस लूप के हर स्थिति में थीटा का मान अगर 90 अंश हो जाए तो लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि थीटा का मान बदलने पे टाउ का मान बदलेगा, थीटा का मान 0 होने पे टाउ का मान 0 हो जाएगा। यानी कि लूप के अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जब थीटा कोण 0 होगा तो इस पर लगने वाला बल की मात्रा भी 0 होगी, और इसके 90 अंश होने पर बल का मान भी अधिकतम होगा। तो अगर अधिकतम बल आघूर्ण आरोपित करना है तो एक मैकेनिकल अरेंजमेंट करते हैं, इसमें एक सुधार, एक व्यवस्था बना सकते हैं जिसके कारण जो है थीटा का मान सदैव इस कुंडली के लिए 90 अंश बना रहेगा। वो कैसे किया जा सकता है? तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जब आयताकार चुंबकीय क्षेत्र लेना होता है तो हम लोग ऐसे दो ध्रुव दिखाते हैं और इसमें समझाते हैं कि इस दो ध्रुवों के बीच का जो आयतन है उस पूरे आयतन में एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना होगा कि ये आयताकार भाग घनाकार भाग बनता है। लेकिन अगर हम लोग इस चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे के बजाय हम लोग ऐसे ले लें, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र ले लें, ऐसे त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबक को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लें कि वो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के रूप में आ जाए ऐसे। और ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, और ऐसे ही एक सबसे बढ़िया तो ये होता बनाने के लिए कि हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं और इस सर्किल के अनुसार ही हम लोग काम कर लेते हैं, तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। ये ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार का चुंबक है जो इसके भीतर जो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे तो सीधा ऐसे होता है, फिर यहाँ जाएंगे लोग तो यहाँ ऐसे होगा, यहाँ से करेंगे लोग तो मतलब चुंबकीय रेखा खींचेंगे तो यहाँ ऐसे जाएगा। और यहाँ पे जो कुंडली लें वो कुंडली आयताकार न लें, कुंडली आयताकार लेंगे तो फिर थीटा परिवर्तित होगा। कुंडली को यहाँ पे कुंडली को हम लोग वृत्तीय कुंडली लें, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली को क्या कर दें, वृत्तीय कर लें। तो इस स्थिति में किसी भी बिंदु से हम लोग अगर चुंबकीय बल रेखा खींचें तो इस धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण यहाँ पे सदैव 90 अंश का मिलेगा। तो इस स्थिति में पहुँचने के लिए हम लोग यहाँ से कंडीशन लेते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य हो, त्रिज्य तथा लूप वृत्तीय हो, तो यहाँ पे निश्चित है थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य हो और लूप कैसा हो, वृत्तीय हो, तो थीटा का मान हो जाएगा 90 अंश। और थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू आई बी ए और साइन 90, और साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो टाउ का मान हो जाएगा आई बी ए। इसमें ए जो है इस वृत्तीय लूप का क्षेत्रफल, क्योंकि आयताकार लूप लिए थे तो क्षेत्रफल निकला था, वहाँ वृत्तीय लूप लेते तो भी क्षेत्रफल निकलता, तो यहाँ पे जो ए है वह इस वृत्तीय लूप का क्षेत्रफल है। अब इस वृत्तीय लूप के क्षेत्रफल के आधार पे अब ये एक लूप अगर है तो ऐसा होगा। अगर इसमें मान लीजिए कि जो लूप लिया गया एक लूप की जगह पे कई फेरे लिए गए हैं और इस वृत्तीय लूप में फेरों की संख्या अगर n कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इसको नीचे कंडीशन ले लेंगे। यदि लूप में फेरों की संख्या
n हो तो क्या होगा, तो टाउ का मान n गुना उतना बड़ा। एक तार में एक फेरे में इतना बल लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है, तो अगर 2 फेरे होंगे 2 गुना, 3 फेरे होंगे 3 गुना, n फेरे होंगे तो सीधी बात है n गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू NIBA। बल आघूर्ण कब उत्पन्न होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होगा और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई जो धारावाही लूप है वह वृत्तीय होगा और उसमें n फेरे होंगे, तो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण जो है NIBA होगा, जहाँ n जो है इस लूप में फेरों की संख्या है, I जो है लूप में बहने वाली धारा है, B जो है चुंबकीय क्षेत्र है और A जो है इस लूप का क्षेत्रफल। तो यह बल युग्म आघूर्ण कब, जब कोई लूप जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, उस स्थिति में इस लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण की मान या मात्रा है। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसकी क्या आवश्यकता है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम लोग को पढ़ना है गैल्वेनोमीटर। इसके बाद हम लोग पढ़ना है गैल्वानोमीटर। इसी को हिंदी में लोग कहते हैं धारामापी। धारामापी। तो इस सिद्धांत पे, इस बल आघूर्ण NIBA के सिद्धांत पे जो आप डिवाइस बनाई गई है वो है धारामापी। धारामापी विभवमापी, धारामापी विभवमापी जो है इसी सिद्धांत पे बनाए गए हैं। तो अगला टॉपिक हम लोगों का चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके आधार पे जो डिवाइस है उस डिवाइस का नाम है चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारामापी। इसमें एक अजीब नाम लग रहा है, चल कुंडली। चल कुंडल, कुंडली ही चलती है। जिस धारामापी में कुंडली चलती है, कुंडली ही धारा चल के धारा का मापन करती है, उस कुंडली को उस धारामापी को कहते हैं चल कुंडली धारा। धारा को मापने के लिए और भी कई ऑपरेटर्स हैं। तप्त तार धारामापी, तप्त तार धारामापी में धारा का मापन करते हैं, तो उसमें जो है कि तार में जब धारा बहती है तो तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होने से तार में रेखीय प्रसार होता है और तार में जो रेखीय प्रसार होता है उसकी लंबाई जो होती है उसमें उत्पन्न ताप के अनुक्रमानुपाती होती है और उत्पन्न ताप जो है बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जितना ही अधिक धारा होगा ताप उतना ही अधिक उत्पन्न होगा, ताप जितना ही अधिक उत्पन्न होगा उसके लंबाई में उतनी अधिक वृद्धि होगी और लंबाई में जितनी अधिक वृद्धि होगी तो उसका जो विक्षेपक है उतना ही आगे बढ़ता है, यानी अधिक धारा का मापन बताता है। तो तब तक धारामापी जो अब आपके सिलेबस में नहीं है और इस समय NCERT के जो 30% माइनस करके जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस में ये मौजूद है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है हम लोगों के पास ये अभी इसके मुख्य रूप से 2 भाग होंगे। पहला भाग है इसका निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी, सस्पेंडेड, ये इसका होता है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर पहला। और दूसरा होता है किलकित कुंडली, किलकित कुंडली धारामापी। किलकित कुंडली का धारामापी का होता है पिवोटेड गैल्वेनोमीटर। किलकित कुंडली धारामापी, पिवोटेड गैल्वेनोमीटर। अब इसके बाद हम लोग इसी को पढ़ेंगे। और चल कुंडली धारामापी का मतलब यह है कि उस धारामापी में जो कुंडली लगी होती है वही कुंडली, उस कुंडली में ही मूवमेंट होता है। चल चुंबक धारामापी होता है, चल चुंबक धारामापी में कुंडली स्थिर होती है, चुंबक जो है मूवमेंट दिखाता है या होता है मूवमेंट।
और चल कुंडली धारामापी में चुंबक स्थिर होता है, कुंडली मूवमेंट करती है। तो जिस धारामापी में कुंडली में मूवमेंट होता है ऐसे धारामापी को हम लोग चल कुंडली धारामापी, और जिसमें चुंबक कम में मूवमेंट होता है ऐसे धारामापी को हम लोग चल चुंबक धारामापी। और ऐसी धारामापी जिसमें धारा का मात्रा जो है उसमें बहने वाली धारा के आधार पे, उसमें तापीय प्रसार के आधार पे अगर देखा जाता है तो उसे हम लोग तप्त कुंडली धारामापी कहते हैं। तो धारामापी वाला जो है वो एक बड़ा वीडियो होगा, तो उसको एक अलग से वीडियो में बना के दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जो हम लोग बल आघूर्ण निकाले हैं टाउ इक्वल टू NIBA, इस टॉपिक के लिए वीडियो था। इस टॉपिक पर आधारित ये चल कुंडली धारामापी दो प्रकार के निलंबित और किलकित, निलंबित और किलकित को दोनों को एक वीडियो में रखा जाएगा। ओके।